डियर स्टूडेंट्स, कल्प इंग्लिश एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम जो अपना एक प्लान है उसके बारे में पहले बात करते हैं। वोकैबुलरी सेक्शन की बात बहुत बार स्टूडेंट्स है वो मुझे फोन से मैसेजेस से कह रहे थे कि सर जो वोकैबुलरी सेशन है वो आप स्टार्ट कीजिए। तो उनके इस भारी मांग को पूरा करने के लिए और निश्चित रूप से हमें भी खुशी होती है कि हम विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसा अच्छा कर पाए। कल्प इंग्लिश एकेडमी की शुरुआत भी इसीलिए की गई थी और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम इसीलिए आए हैं कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके और इंग्लिश का जो नॉलेज जो ईश्वर कृपा से हमने गेन किया है उसको आपके साथ शेयर कर सके, डिस्कस कर सके। तो स्टूडेंट्स, लर्न वोकैबुलरी सेक्शन में जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, आरपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या सीईटी का एग्जाम हो, सभी के लिए इस वोकैबुलरी सेशन की अपनी उपादेयता है, अपनी यूटिलिटी है, ये सभी के लिए यूजफुल रहेगी। तो हमने अपने वोकैबुलरी सेक्शन को स्टेप 1 और स्टेप 2 यानी डे बाय डे हम स्टेप्स के थ्रू अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में हम हर बार वन वर्ड्स, इडियम्स और प्रोवर्ब्स को लेंगे और स्टेप 2 में बचे हुए जो वोकैबुलरी के पार्ट्स होते हैं जैसे फ्रेजल वर्ब, एंटोनिम, सिनोनिम, ऑफिशियल वर्ड्स और फॉरेन वर्ड्स को लेंगे, जिससे निश्चित रूप से वोकैबुलरी सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं डे फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट की और इसी आशा और विश्वास के साथ कि जो भी वोकैबुलरी, जो भी स्टडी हम करें वो हमारे एग्जाम में हमारे लिए बेनिफिशियल हो, फ्यूचर में वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो और एक इंग्लिश टीचर के रूप में हम अपने उस नॉलेज को अपनी अगली पीढ़ी को इम्पार्ट कर पाए। इसी आशा और विश्वास के साथ लेट्स प्रोसीड, स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेशन का पहला वर्ड। वन वर्ड्स के साथ वोकैबुलरी के पहले स्टेज में हम आते हैं वन वर्ड्स पर। जी हाँ, वन वर्ड्स का मतलब है कि बहुत सारे शब्दों की जगह पर एक ही वर्ड का यूज। तो देखिए स्टूडेंट, पहला वर्ड है ऑल ऑफ वन माइंड फुल्ली इन एग्रीमेंट, यानी पूरी तरीके से सब लोग एक राय से, सर्वसम्मति से अगर कोई चीज को मानते हैं तो उसे कहते हैं यूनेनिमस। जी हाँ स्टूडेंट्स, यूनेनिमस का मतलब हुआ सर्वसम्मति। यूनेनिमस, आप इस वर्ड में देखिए स्टूडेंट, यूनेनिमिटी यूनी वर्ड से बना है और यूनी का मतलब जो होता है, यूनी जहां पे भी हो उसका मतलब एक होता है, एक या वन। इसीलिए बहुत सारे वर्ड्स यूनी से बने हैं, यूनिवर्सल हो या फिर आप चाहो तो यूनिफॉर्म हो, यूनिवर्सिटी हो, एक। तो सर्वसम्मति, यूनेनिमस, ऑल ऑफ वन माइंड, जब सारे लोग एक माइंड से, एक राय होकर कोई काम करे तो उसको यूनेनिमस कहते हैं, यानी सर्वसम्मति कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एन एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, तो चोरी करने की डिजायर होना। जी हाँ, दुनिया है, अलग अलग तरह की डिजायर हो सकती है, किसी के भी माइंड में कुछ भी चल सकता है। तो देखिए, एक ऐसी डिजायर जिसमें पर्सन को लगता है कि वो कुछ चोरी करे। ऐसा नहीं कि उसके पास कमी होती है, पर बस जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए या अपने मन की उस इच्छा को पूरी करने के लिए, तो ऐसी इच्छा को क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। यहां पर आप फिर से देखिए, मैनिया और फोबिया। आप जानते हैं फोबिया का मतलब होता है कोई ऐसा डर जो बिना किसी कारण से हमारे माइंड में, जो इलॉजिकली हमारे माइंड पर रहता है, उसको फोबिया कहते हैं। जबकि ऐसा एक एंथुजियाज्म, कुछ करने की इच्छा जो बहुत ज्यादा तेज हो, उसको मैनिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, चोरी करने की यही डिजायर क्लेप्टोमेनिया कहलाती है। क्लेप्टोमेनिया यानी चोरी करने की तीव्र इच्छा, एन एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील, उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट है एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड आफ्टर डाइवोर्स। जी हाँ, जनरली जब हस्बैंड और वाइफ में तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो एक अलाउंस, एक भत्ता पति को देना पड़ता है अपनी वाइफ को, जिसके द्वारा वो अपना जीवन निर्वाह भत्ता जिसको कह सकते हैं, और एक ऐसा निश्चित एक अमाउंट एक हस्बैंड को देनी पड़ती है अपनी एक्स वाइफ को, जिसके द्वारा वो अपने जीवन का पार्ट को अच्छी तरह बिता सके, अपने जीवन निर्वाह को कर सके। स्टूडेंट, ऐसी राशि को एलिमनी कहते हैं। एलिमनी,
एलिमनी ऐसी राशि को कहते हैं जो एक हस्बैंड अब तलाक के समय अपनी एक्स वाइफ को देता है, डाइवोर्स के बाद वो एक मुश्त उसको राशि देता है, उसको एलिमनी कहते हैं। इससे से जुड़ा हुआ एक वर्ड है पैलिमनी। जी हाँ, ये भी इसके जैसा सा ही वर्ड है, पैलिमनी। पैलिमनी का मतलब हुआ कि एक ऐसी राशि जो एक ऐसा मेल कैंडिडेट जो है वो फीमेल कैंडिडेट को दिया है जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनकी शादी नहीं हुई हो, और बाद में जब वो अलग हो तो अगर उनके बीच इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो जो राशि दी जाती है उसको पैलिमनी कहते हैं। कुछ भी हो, बात मनी की है, तो एलिमनी का मतलब हुआ एक ऐसा अलाउंस, अलाउंस का मतलब हो गया भत्ता या राशि, यहां पर भत्ता या राशि मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स के बाद दी जाने वाली राशि को एलिमनी कहते हैं। नेक्स्ट है एन एनिमल हु प्रेज ऑन अदर एनिमल्स, यानी कोई ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करता है, उसको मारकर खाता है। तो इस तरीके से जैसे देखा होगा आपने कि जैसे मान लीजिए चील है, वो टॉर्च को या इस तरीके से जो उसके जानवर है, जैसे शेर है वो हिरण वगैरह को इनको खाता है, तो वो उसका शिकार हो गए। तो ऐसे शिकारी जानवरों को प्रीडेटर्स कहते हैं, प्रीडेटर्स। एन एनिमल हु प्रेज ऑन अदर एनिमल्स, प्रीडेटर यानी शिकारी जानवर। तो स्टूडेंट्स, प्रीडेटर्स का मतलब हो गया शिकारी। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अपने अगले वर्ड पर आते हैं। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। जी हाँ स्टूडेंट, एक सैंपल, सैंपल का मतलब क्या हुआ, नमूना। किसी चीज का आपने नमूना लिया कि वो चीज कैसी होगी टोटली, तो वो एक सैंपल हो गया। उस सैंपल के रूप में कोई ऑब्जेक्ट या पोर्शन हो जो सैंपल का काम करे, उसको स्पेसिमन कहते हैं। स्पेसिमन, स्पेसिमन का मतलब हो गया नमूना प्रति, यानी कोई चीज की नमूना की प्रति है, यानी कहने का मतलब है कि कोई नमूना है। नमूने का सेंस आप नमूने के उस सेंस में मत लेना जैसे हम कहते हैं किसी को तू तो भाई पूरा बना बनाया नमूना है, वो नहीं। नमूना का मतलब कोई सैंपल। उस कॉपी को आपने देखा होगा कि जो राइटर्स होते हैं वो अपनी कॉपी जो देते हैं, जो सेल के लिए नहीं होती, टीचर्स को वो देते हैं ताकि वो टीचर्स उनकी बुक को प्रमोट कर सके। तो इस तरीके की प्रति को भी स्पेसिमन कॉपी कहते हैं, दैट इज नॉट फॉर सेल, वो बिक्री के लिए नहीं होती। तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट और पोर्शन जो नमूने का काम करता है, सैंपल का काम करता है, उसको स्पेसिमन कहते हैं। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म which lives in or another organism। जी हाँ, एक ऐसा प्राणी या ऐसा कोई भी प्राणी हो सकता है, पौधा हो सकता है, कीट हो सकता है, जो किसी दूसरे जानवर या प्राणी या पौधे पर आश्रित रहता है। तो ऐसे को पैरासाइट कहते हैं, यानी परजीवी। परजीवी जो दूसरे पर जीवित रहता है उसको परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक है या जो भी कीड़े मकोड़े जो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हो सकते हैं, आंतों में रहने वाले कीड़े भी हो सकते हैं, बालों में रहने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, खून चूसने वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उन सबको पैरासाइट कहा जाता है। इडियोमेटिकली ऐसे लोगों को भी पैरासाइट कहा जाता है जो अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरे लोगों पर पूर्णतः आश्रित होते हैं और उनका नुकसान भी करते हैं। पैरासाइट इडियोमेटिकली उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। जी हाँ, गुड फॉर्चून का मतलब हो गया सौभाग्य या अच्छे भाग्य का अनएक्सपेक्टेड पीस, जिसका सोचा ना हो, अनायास कोई लाभ हो जाए, अनायास कोई अच्छा आपका गुड लक मिल जाए आपको, तो ऐसे को विंडफॉल कहते हैं। देखो, विंडफॉल कहने के पीछे कारण क्या है कि हवा चली और फल है वो अपने आप गिर गए। तो विंडफॉल, आपने कोई प्रयास नहीं किया उन फलों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हवा चलते ही वो आपकी किस्मत से वो फल नीचे आ गए और आपने उनको खा लिया। तो बिना प्रयास के आपको वो एक अच्छी चीज है वो मिल गई और आप तृप्त हो गए। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून को ही विंडफॉल कहते हैं, यानी सौभाग्य से मिली हुई कोई चीज। जैसे हम कहते हैं बिल्ली के भाग से छिंका टूट गया, तो वैसे ही गुड फॉर्चून को अचानक मिले जिसकी किसी ने आशा नहीं की हो, उसको विंडफॉल कहते हैं। नेक्स्ट है एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, यानी अमहत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। अनइम्पॉर्टेंट यानी जो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हो, ऐसा व्यक्ति, बहुत ही
जिसकी कोई हैसियत ना हो, जो बिल्कुल अमहत्वपूर्ण हो, जिसकी इंपॉर्टेंस ना हो, उसी को नॉनेंटिटी कहते हैं। नॉनेंटिटी का मतलब ही हो गया कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जिसकी कोई इंपॉर्टेंस न हो, नॉनेंटिटी। ये वर्ड भी आप देखिए नन से बना है। नन का मतलब होता है कुछ नहीं, जीरो। तो नॉनेंटिटी का मतलब भी ऐसे व्यक्ति से लिया जाता है जिसकी जो नन हो, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो। नेक्स्ट है एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी ऐसे जानवर जो जमीन पे भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, यानी जमीन पे भी रह सकते हैं, और वाटर का मतलब पानी पे भी रह सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ जानवर पानी में ही रह सकते हैं, जैसे मछली। कुछ जानवर हम जैसे जो मनुष्य है, गाय, शेर, ये क्या रह सकते हैं, ये केवल धरती पे रह सकते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मेंढक है, मगरमच्छ है, कछुआ है, जो दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और पानी के बिना भी रह सकता है। ऐसे जीवों को उभयचर कहते हैं। हिंदी में उभय का मतलब होता है दोनों। तो इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है एम्फीबियन। तो आप देखिए स्टूडेंट, एम्फी का मतलब अगर एक प्रीफिक्स के रूप में लिया जाए, जिसके आगे एम्फी लगता है, तो वो वर्ड जो है वो अपने आप में, एम्फी का मतलब ही एज ए प्रीफिक्स जो होता है वो बोथ होता है। बोथ का मतलब हो गया दोनों, यानी लैंड पे भी और वाटर में भी। तो ऐसे जीवों को एम्फीबियन कहते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे जानवर जो फीडिंग करते हैं, जो खाना लेते हैं, जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, किसको, प्लांट्स को, यानी पादपों को, पेड़ पौधों को जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे जानवरों को, एनिमल्स को क्या कहते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, हर्बीवर्स कहते हैं। और अब आप इसमें देखिए हर्ब। हर्ब का मतलब ही क्या होता है? हर्ब का मतलब ही घास फूस या शाक होता है। पेड़ पौधे, पत्ते, इनको हर्ब कहते हैं। और वर्ष यानी उसका हो गया ईटर, उसको खाने वाला। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, घास या शाक को खाने वाला यानी हर्ब ईटर। हर्ब को खाने वाला, वर्ष का मतलब ईटर होता है। अगर आप देखिए मांसाहारी को कार्निवरस कहते हैं, जो मांस भी खा लेते हैं और अनाज भी खा लेते हैं, जैसे कौवा है, कुत्ता है, उनको ओमनीवरस कहते हैं। तो एक तरीके से वर्ष का मतलब ईटर हो गया और हर्ब का मतलब हो गया घास या शाक को खाने वाले, यानी शाकाहारी। शाकाहारी जीवों को हम कहते हैं हर्बीवर्स। तो स्टूडेंट्स ये थे वन वर्ड्स। एक बार फिर इनको रिपीट करते हैं। ऑल ऑफ वन माइंड, यूनेनिमस, सर्वसम्मति, एन एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील, क्लेप्टोमेनिया, चोरी की तीव्र इच्छा, एन अलाउंस मेड टू वाइफ बाय हर हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स, एलिमनी जो निर्वाह भत्ता कह सकते हैं, एन एनिमल हु प्रेज ऑन अदर एनिमल्स जो दूसरे जीवों का शिकार करता है, प्रेडेटर, एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज सैंपल जो नमूना या सैंपल होता है उसको स्पेसिमन कहते हैं, एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले, दूसरे पेड़ पौधों जीवों पर निर्भर रहने वाले पेड़ पौधे, जीव, कीट, उनको हम पैरासाइट कहते हैं, हिंदी में परजीवी कहते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, सौभाग्य या गुड लक, अचानक मिले, उसको विंडफॉल कहते हैं। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन जो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण ना हो, उसको नॉनेंटिटी कहते हैं। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर जो जमीन पे और पानी दोनों में समान रूप से रह सकते हैं, ऐसे जीवों को एम्फीबियन यानी उभयचर कहते हैं। और एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स यानी जो पौधों को, पादपों को शाकाहार करते हैं, उनको हर्बीवर्स कहते हैं, क्योंकि हर्ब का मतलब शाक या पादप होता है और वर्स का मतलब होता है उसको खाने वाले। तो स्टूडेंट्स कल्प इंग्लिश एकेडमी के स्टेप 1 के डे 1 के स्टेप 1 में वन वर्ड्स को हमने किया। आशा है आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। इसी में ईडियम्स। जी हाँ, ईडियम्स का मतलब आप जानते हैं मुहावरे होता है, और ईडियम्स को हम कैसे याद करते हैं, इनके पीछे एक लॉजिक होता है, कई बार उनके पीछे कुछ स्टोरी होती है, कई बार उनको ऐसे ही
सोच के कोई कहानी बना के लर्न करना पड़ता है, तो कई बार उनके पीछे कोई हिस्टोरिकल फैक्ट भी होते हैं। तो स्टूडेंट, पहला इडियम है फॉर गुड। जी हाँ, फॉर गुड का मतलब हुआ हमेशा के लिए, फॉर गुड परमानेंटली, फॉर गुड वो हमेशा के लिए देश छोड़कर चला गया। ही लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड। इसका मतलब ये आप सोचो कि अच्छे के लिए, जी नहीं, इसका मतलब अच्छे के लिए नहीं है। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉरएवर, हमेशा के लिए। इसको परमानेंटली कह सकते हैं या स्थायी रूप से हम कह सकते हैं कि वो छोड़कर अपनी उस जगह को चला गया, फॉर गुड। ही लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड। नेक्स्ट है 40 विंग्स। जी हाँ स्टूडेंट, 40 विंग्स का मतलब, एक विंग का मतलब ऐसे पल के झुकाना होता है, विंग। 40 विंग्स का मतलब थोड़ी सी नींद की अवधि, जो जनरली गर्मियों में हम दोपहर को एक सुस्ती को हटाने के लिए छोटी सी नींद लेते हैं, झपकी उसको कहते हैं, उसको नैप कहते हैं। नैप का मतलब हो गया झपकी, इडियमेटिकली उसको कहते हैं 40 विंग्स। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आई वांट टू हैव 40 विंग्स। इसका मतलब आई वांट टू हैव अ नैप। नेक्स्ट है फ्रेंच लीव। जी हाँ स्टूडेंट, फ्रेंच लीव का मतलब एक ऐसी लीव है जिसमें हम बिना कि अपने उच्चाधिकारी को या जो हमारी छुट्टी सैंक्शन करता है उसको बिना बताए बिना हम जो है वो छुट्टी पर रह लेते हैं। फर्लो जिसको कहते हैं, दूसरा वर्ड जिसके लिए है अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन। बिना सूचना या जानकारी के छुट्टी पर रहना, तो उसको कहते हैं फ्रेंच लीव। जी हाँ स्टूडेंट, ब्रिटिशर्स और जो हम कह सकते हैं फ्रेंच लोग हैं, उनके बीच वैचारिक रूप से भी वैसे बहुत बार क्लैश रहा है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश में आप ऐसे बहुत सारे इडियम देखेंगे जिनका नेगेटिव मीनिंग निकलता है, जो फ्रेंच ओरिजिन लिए हुए, जो फ्रेंच लोगों पर एक तरीके से अटैक करते हुए दिखते हैं। तो फ्रेंच लीव का मतलब हो गया एक ऐसी छुट्टी जिसमें आप अपने उच्चाधिकारी को छुट्टी की सूचना नहीं देते हो। नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट्स। जी हाँ स्टूडेंट, फ्रिंज क्या होता है और बेनिफिट्स क्या होता है? हम जानते हैं बेनिफिट्स का मतलब तो लाभ होता है, लाभ या फिर फायदा। तो ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बेनिफिट का मतलब क्या होता है, बेनिफिट यानी लाभ या फायदा। अब फ्रिंज क्या है? देखिए स्टूडेंट, किसी भी मुख्य एरिया के किनारे पर स्थित जो भी चीज होती है वो फ्रिंज होती है। कई बार आपने देखा है ना, कुछ लोगों की, कुछ लड़कियों की हेयर स्टाइल होती है कि मेन बाल तो पीछे कर लेते हैं और फिर कुछ यहाँ से आगे रखती है, उसको भी फ्रिंज कहते हैं। किसी भी ड्रेस के ऐसे कुछ आगे निकला हुआ पार्ट होता है तो वो भी क्या होता है, फ्रिंज होता है। किसी शहर का लास्ट का किनारा, जंगल का लास्ट का किनारा, उसका फ्रिंज होता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिंज का मतलब हो गया अंतिम भाग, जो बहुत ही लास्ट का भाग हो, जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट भाग ना हो। तो फ्रिंज बेनिफिट का मतलब वो बेनिफिट जो मुख्य फायदे से अलग हो। तो हम कह सकते हैं एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। सैलरी क्या है? वेतन। वेतन मुख्य फायदा है, ये तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी दो चार और कर ले तो कहाँ किसको खबर होती है। तो ये जो है उसी को फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं। ऊपरी आय जिसको कहते हैं, छोटे मोटे इधर के जो लाभ व्यक्ति सैलरी के अलावा कमाता है उसको फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। इंग्लिश में फ्रिंज का मतलब जो मुख्य पार्ट होता है उससे थोड़ा अटैच हो लेकिन थोड़ा अलग हो, जुदा हो, लास्ट वाला हो, उसको फ्रिंज कहते हैं। तो स्टूडेंट, फ्रिंज बेनिफिट का मतलब मुख्य लाभ या मुख्य वेतन या सैलरी से अलग कोई एडिशनल बेनिफिट हो तो उसको फ्रिंज बेनिफिट कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ तो आप देखिए, प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, यानी मुश्किल से जो हमारी मुख्य आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान, वो किसी तरीके से पूरी हो तो हैंड टू माउथ की स्थिति होती है। यानी किसी तरह गुजारा करना, किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करना, ऐसी स्थिति, गरीबी की ऐसी स्थिति को हैंड टू माउथ सिचुएशन कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति की इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होती है, जिसके कारण वो बस किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर पाता है। तो उस स्थिति को हैंड टू माउथ सिचुएशन कह सकते हैं। आप कह सकते हो द कंट्री वाज सो पुअर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वर गोइंग
थ्रू द सिचुएशन फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग बस किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे, रोजी रोटी एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस किसी तरह अपनी जो रोटी कपड़ा और मकान की सामान्य जरूरतें हैं वो पूरी कर रहे थे। तो प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब वो आवश्यकताएं जो बहुत ही जरूरी है वो पूरी होना, इसको कहते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बॉटम का मतलब पैंदा या तह होता है। तो हम आपने हिंदी में सुना होगा, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं मेरे दिल, तहे दिल से मतलब दिल की पूरी भावनाओं से, पूरे हृदय के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इन अ वे दैट इज सिंसियर, जो बहुत ही निष्ठावान हो, जो बहुत ही हम कह सकते हैं कि अच्छा हो, ऐसे वे को ही हम कहते हैं सिंसियर वे। और इसको बताने के लिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ऑन अराइवल आई एम हैप्पी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो बॉटम ऑफ माई हार्ट से मैं खुश हूं, ऐसी स्थिति को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गेन, नेक्स्ट इडियम है गेन मोमेंटम। देखिए स्टूडेंट, गेन का मतलब होता है कोई चीज प्राप्त करना, गेट। और मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है गति यानी मूवमेंट या प्रगति या विकास। इस तरीके की चीज को हम कहते हैं मोमेंटम, यानी कोई चीज में गति हो, मूवमेंट हो, प्रोग्रेस हो, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो गेन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? गेन फोर्स और स्ट्रेंथ, यानी गति, प्रगति या विकास हुई स्थिति को प्राप्त करना। किसी चीज के आने से, किसी चीज की मूवमेंट में गति आ जाए तो हम कह सकते हैं ऑन हिज अराइवल द इंस्टीट्यूट गेन मोमेंटम। हम कह सकते हैं उसके आने से उस इंस्टीट्यूट में प्रगति हुई, विकास हुआ, तो मोमेंटम हुआ, गति, प्रगति या विकास हुआ। तो गेन मोमेंटम का मतलब हुआ प्रगति या फिर गति को प्राप्त करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट, गाला डे। जी हाँ स्टूडेंट, गाला का मतलब क्या होता है? गाला का मतलब ही टाइम ऑफ सेलिब्रेशन होता है। टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, पब्लिक सेलिब्रेशन, जब लोग जो है वो फीस्ट करते हैं, फीस्ट को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, दावत बनाते हैं, मौज करते हैं, डांस करते हैं, उसको गाला कहते हैं। ऐसे किसी फंक्शन को, टाइम ऑफ सेलिब्रेशन को गाला कहते हैं। और गाला डे का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा डे जिसको हम सेलिब्रेशन डे कह सकते हैं। वी कैन से दैट 15th of August इज ए गाला डे इन इंडियन हिस्ट्री, यानी 15 अगस्त भारत के इतिहास में एक गाला डे है। तो सेलिब्रेशन का डे है क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। नेक्स्ट इडियम, गेट इनटू हॉट वाटर। गरम गरम पानी में। अभी तो गरम पानी आपको वैसे अच्छा लग रहा है, अभी तो ऐसी सर्दियां पड़ रही है कि लोग कहेंगे कि ठंडे पानी में आने का मतलब ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हॉट वाटर किसका सिंबल हो गया? प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स का सिंबल हो गया। हॉट वाटर सिंबल है ट्रबल का। तो अब देखिए, गेट इनटू यानी हॉट वाटर में ट्रबल या प्रॉब्लम्स में चले जाना। गेट इनटू अ ट्रबल, परेशानी में पड़ना। जी हाँ स्टूडेंट, परेशानी में पड़ने को ही क्या कहते हैं? परेशानी में पड़ना, गेट इनटू हॉट वाटर। तो हम कह सकते हैं परेशानी में पड़ना। नेक्स्ट है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। देखिए स्टूडेंट, इस ईडियम के पीछे एक फैक्चुअल बात है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ ईडियम के पीछे हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, कुछ ईडियम के पीछे कुछ ऐसी कहानियां होती है, और कुछ ईडियम्स जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं। अब देखिए, स्कॉटलैंड यार्ड जो जगह है वो लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है। स्कॉट किसका सिंबल हो गया? पुलिस का, कानून व्यवस्था का सिंबल हो गया। स्कॉट फ्री यानी पुलिस, कानून इनसे फ्री हो जाना। गेट ऑफ यानी किसी तरह पुलिस और कानून को चकमा देकर बिना पनिशमेंट दिए निकल लेना। ऐसी स्थिति को कहते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना सजा के बिना ही भाग लेना, निकल लेना या बच जाना। यू कांट गेट ऑफ scot free, you will
गेट योर पनिशमेंट। तो यहां पर हम कह सकते हैं तुम इतनी आसानी से निकल नहीं सकते, कानून के पंजे से निकल नहीं सकते। तो अगर कोई ऐसा निकल जाए तो उसको कहते हैं ही गॉट ऑफ स्कॉट फ्री। तो इसके पीछे फैक्ट है कि स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का, जो जिस पर लंदन के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उसका हेडक्वार्टर है। और स्कॉट वर्ड हो गया पुलिस, और कानून का सिंबल हो गया, लॉ का सिंबल हो गया फ्री हो जाना। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब हो गया एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना सजा के, बिना कानून की प्रोसेस के अंदर आए बिना बचकर निकल जाना। नेक्स्ट है गेट ऑन वंस नर्व्स। जी हाँ, नर्व्स का मतलब हमारी इमोशंस होती है, हमारी फीलिंग्स होती है। और गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब होता है कोई चीज इरिटेट करे या हमें इरिटेट करे या एनॉय करे, नाराज करना या झुंझलाहट लाना, इसको कहते हैं कि ये चीज है दिस टाइप ऑफ म्यूजिक गेट्स ऑन माई नर्व्स। हम कह सकते हैं स्टॉप दिस म्यूजिक, इट गेटिंग ऑन माई नर्व्स, ये मुझे परेशान कर रही है, एनॉय कर रही है, एनॉयड कर रही है, इरिटेट कर रही है। तो गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब हुआ टू इरिटेट और एनॉय, किसी को नाराज कर देना, किसी चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ होना या झुंझलाहट होना, इसी को कहते हैं गेट ऑन वंस नर्व्स। नेक्स्ट है गेट द बूट फ्रॉम द पब्लिक। देखिए स्टूडेंट, बूट का मतलब क्या होता है? जूते। तो जूता किससे? पब्लिक यानी जनता से। तो जनता से जूते मिलना कोई बढ़िया बात तो है नहीं। तो गेट द बूट फ्रॉम द पब्लिक, इसका मतलब टू बी किक्ड और रिजेक्टेड। जिसको, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, चाहे पॉलिटिशियन हो या फिर चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस हो, राइटर हो, तो अगर वो रिजेक्ट कर दिया जाए, उसका वर्क रिजेक्ट कर दिया जाए, तो हम कह सकते हैं ही गॉट द बूट फ्रॉम द पब्लिक। स्पेशली जब वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन हो, जब वो बहुत ज्यादा अपमानजनक स्थितियों में उसको रिजेक्ट किया जाए, तो उसके लिए कहते हैं कि ही गॉट द बूट फ्रॉम द पब्लिक, यानी जनता से रिजेक्ट हो जाना या लात मार के भगाना। हिंदी में हम कहते हैं ना, लात मार के भगा देंगे। इसका मतलब एक्चुअल लात मारना नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा उसको ह्यूमिलिएट करना, उसकी इंसल्ट करना और उसको वहां से रवाना कर देना। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गेट द बूट फ्रॉम द पब्लिक का मतलब हो गया अपमानित करके निकालना। तो स्टूडेंट, ये ईडियम का एक पहला पेज हमने पूरा किया। तो आपको आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले ईडियम के अगले चरण की तरफ, और वो है ईडियम का सेकंड पेज, गेट द फ्लैग। अब देखिए स्टूडेंट, इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है। इस ईडियम के पीछे फ्लैग किसको कहते हैं? फ्लैग जो होती है वो जब कोई दुश्मन सेना के प्लेन्स उड़ रहे हो, बॉम्बिंग जेट है वो उड़ रहे हो, तो नीचे से उनको गिराने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो गोलाबारी की जाती है उसको फ्लैग कहते हैं। उस गोलाबारी को, उन बुलेट्स को और उस फायरिंग को क्या कहते हैं? फ्लैग। तो अब आप देखिए कि दुश्मन देश के प्लेन्स को उड़ाने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो नीचे से फायरिंग की जाती है उसको फ्लैग कहते हैं। तो इसी तरह पब्लिक लाइफ में या हमारी ह्यूमन लाइफ में फ्लैग का मतलब हो गया क्रिटिसिज्म, आलोचना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गेट द फ्लैग का मतलब क्या हुआ? गेट यानी प्राप्त करना, फ्लैग यानी आलोचना। हम सीधा सीधा कह सकते हैं टू रिसीव क्रिटिसिज्म और टीजिंग, यानी बहुत ज्यादा सताया जाए, बहुत ज्यादा किसी की आलोचना हो, तो उसको कहते हैं गेट द फ्लैग। क्योंकि फ्लैग का मतलब होता है बुलेट्स या फायरिंग। तो इस तरीके से गेट द फ्लैग का मतलब हुआ आलोचना या निंदा जो है वो प्राप्त करना, उसको कहेंगे गेट द फ्लैग। नेक्स्ट है गेट द सैक। देखिए सैक का मतलब बोरा भी होता है, और सैक का अगर आप डिक्शनरी में सीधा वर्ड भी देखेंगे तो सैक का मतलब आई विल सैक यू, मैं तुम्हें यहां से रवाना कर दूंगा, निकाल दूंगा नौकरी से, आई विल किक यू। इस तरीके से ही है। गेट द सैक का मतलब हो गया डिसमिस्ड फ्रॉम अ जॉब, यानी हम कह सकते हैं नौकरी से निकालना, नौकरी से निकाल देना। तो गेट द सैक। तो अकेले सैक वर्ड का मतलब भी नौकरी से निकालना ही होता है। आई विल सैक यू फ्रॉम द कंपनी, मैं तुम्हें कंपनी से जूते मार के निकाल दूंगा या बेइज्जत करके निकाल दूंगा। तो इसको कहते हैं गेट द सैक। नेक्स्ट है गेट द विंड ऑफ।
जी हाँ, विंड का मतलब क्या होता है? विंड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हवा, एयर, यानी हवा का झोंके को विंड कहते हैं। तो आपने सुना होगा फिल्मों में कहते हैं कि ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बस ये कानो कान जो खबर होती है उसी को हम कहते हैं विंड इस रूप में। तो गेट द विंड ऑफ का मतलब क्या हुआ? टू नो द सीक्रेट्स, यानी रहस्य का पता लगना। रहस्य पता लगने को ही हम क्या कहते हैं? गेट द विंड ऑफ। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप। जी हां, यह लैटिन वर्ड से बना है गॉब। गॉब से गैप बना है, और गैप, गॉब का मतलब लैटिन में माउथ होता है। तो अब आप देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी हम कह सकते हैं मुंह का गिफ्ट, यानी गॉड ने हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर दी है, उसको हम गिफ्ट कहते हैं। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब बोलने की कला का गिफ्ट, यानी कोई व्यक्ति जब बोलने की कला में सिद्धहस्त हो, यानी आपने सुना होगा कि ये इतना अच्छा बोलता है कि ये गंजों के शहर में कंगा बेच सकता है। तो ठीक बस ऐसे ही व्यक्ति को हम कह सकते हैं दैट ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसके बोलने को लोग तरसते हैं कि ये बोले कुछ अच्छा लगेगा हमें, इसका भाषण सुनेंगे, इसका स्पीच सुनेंगे, तो इसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। दैट पर्सन हैज गिफ्ट ऑफ द गैप। तो टू टॉक वेल, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, अच्छा बोलना और बोलने की कला, यानी हम कह सकते हैं वक्तृत्व कला को कह सकते हैं। बोलने की जो कला होती है उसको गिफ्ट ऑफ गैप कहते हैं। द पर्सन इज हैज अ गिफ्ट ऑफ गैप, इसका मतलब उसके पास बोलने की टैलेंट है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग है। नेक्स्ट है गिल्ड द पिल। देखिए स्टूडेंट, पिल आप जानते हो जनरली ऐसी टेबलेट को कहते हैं, टेबलेट को ही पिल कहते हैं। और टेबलेट्स ज्यादातर क्या होती है? खारी होती है, उसका स्वाद कड़वा होता है। दवाई जनरली ऐसी होती है, जिस चीज से भला होना होता है वो शुरू में कड़वी ही लगती है। वो चाहे स्टडी हो, वो चाहे सुबह जल्दी उठना हो, वो चाहे एक्सरसाइज करनी हो, वो कुछ भी हो, हमें अच्छी नहीं लगती। जिस चीज से आगे जाकर हमारा नुकसान होना होता है वो हमें बड़ी अच्छी लगती है। ये तो जीवन का नियम है। तो यहां पर गिल्ड द पिल, गिल्ड का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी भी चीज को कवर एनीथिंग विथ गॉड, जी हाँ, किसी चीज को सोने की परत से ढकने को, जिसके उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी जाए, उसको गिल्ड कहते हैं। तो अब आप देखिए जो कड़वी चीज है उसको गिल्ड, आकर्षक बना के प्रस्तुत कर दिया जाए। गिल्ड द पिल, समझ गए? टेबलेट है जो अच्छी नहीं लगेगी, जो बुरी लगेगी, उसको ऊपर से आकर्षक बना दिया जाए, सोने की परत चढ़ा दी जाए, तो इसका मतलब हो गया टू कवर द अनप्लेजेंट थिंग विथ अ प्लेजेंट थिंग, यानी जो सुहावनी, जो बुरी लगती है, जो अच्छी नहीं लगती, अनप्लेजेंट लगती है, उन चीजों को प्लेजेंट थिंग से ढककर प्रस्तुत करना, जिससे वो अच्छी लगे और लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। टू कवर द अनप्लेजेंट थिंग विथ द प्लेजेंट थिंग, यानी जो सुहावनी नहीं लगे, अच्छी नहीं लगे, ऐसी चीज को प्लेजेंट थिंग से कवर करके प्रेजेंट करना, जिससे वो अच्छी लगने लग जाए, अट्रैक्टिव लगने लग जाए और लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट है गिव अ पीस ऑफ माइंड। गिव अ पीस ऑफ माइंड। तो देखिए स्टूडेंट, पीस ऑफ माइंड, देखिए माइंड का मतलब क्या हुआ? माइंड का मतलब हो गया हमारा दिमाग। तो अगर हमें इस व्यक्ति का दिमाग बहुत चलता है, माइंड बहुत चलता है, माइंड वाला आदमी है, खोपड़ी है, तो अब आप सोचिए गिव अ पीस ऑफ माइंड, माइंड का एक पीस देना, यानी सीधा सीधा तो ऐसे नहीं कि दिमाग को काट करके ले भाई मेरा पीस, बल्कि यहां पर पीस का मतलब जो एबिलिटी है, एबिलिटी, माइंड का मतलब एक दूसरा भी होता है, एबिलिटी टू थिंक केयरफुली, किसी चीज को बहुत अच्छे से सोचना, विचार करना, तो उसको एबिलिटी टू थिंक होता है, किसी चीज पर अच्छी तरह विचार कर लेना। तो रिब्यूक और स्कॉल्ड, यानी किसी को डांटना, स्पेशली उसके गलत काम के लिए। गिव अ पीस ऑफ माइंड, इसको रिब्यूक करना या डांटना, फटकारना जो होता है, उसको हम कहते हैं गिव अ पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट है गिव अ वाइड बर्थ। जी हाँ, वाइड का मतलब क्या होता है? गिव यानी तो देना होता है, वाइड, वाइड यानी चौड़ा, विस्तृत। और बर्थ क्या होती है? आपने देखा होगा ट्रेन में जो हमारी सोने की जगह होती है उसको बर्थ कहते हैं।
ये BIRTH बर्थ जन्म वाला नहीं है, BERTH बर्थ सोने की जो जगह। गिव अ वाइड बर्थ यानी उसके पास नहीं रहना, उसको तो वाइड जगह दे देना। किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमें लगता है कि हमारा नुकसान पहुंचा सकता है या हमें अच्छे नहीं लगता, हम उसको दूर से ही सलाम करके निकल जाए, दूर से कन्नी काटते हुए निकल जाए, उसके मिलने का मौका ही ना दे, तो हम कह सकते हैं वी हैव गिवन अ वाइड बर्थ टू दैट पर्सन। यानी हम दूर से ही राम राम है उसको, हम दूर से उसके पास ही नहीं आएंगे, ऐसे आदमी के तो पास। तो अवॉइड, अवॉइड का मतलब हो गया टालना, किसी व्यक्ति को टालना, किसी सिचुएशन को टालना। गिव अ वाइड बर्थ, ही इज अ रॉक, ट्राई टू गिव अ वाइड बर्थ टू हिम। वो बड़ा बेकार आदमी है, उसको अवॉइड ही करो तुम। तो गिव अ वाइड बर्थ, टू अवॉइड यानी टालना। गिव अ हैंड, गिव मी अ हैंड, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाथ बढ़ाना किसके लिए? मदद के लिए। टू आस्क फॉर हेल्प यानी सहायता या मदद के लिए कहना, पूछना, सहायता या मदद के लिए पूछना। गिव अ हैंड, माय फ्रेंड gave me a hand in that situation। तो give a hand, give a hand का मतलब to ask for help, सहायता मांगना या पूछना। आगे बढ़ते हैं, give up the ghost। जी हाँ स्टूडेंट, give up the ghost। give up का मतलब वैसे तो क्या होता है? give यानी दे देना, give up का मतलब तो टाल, छोड़ देना होता है किसी चीज को। अब लेकिन गिव अप द गोस्ट का मतलब यहाँ पर, गोस्ट का मतलब यहाँ पर स्पिरिट से है, आत्मा से है, जिसको आप भूत कहते हो। तो स्पिरिट, गिव अप द गोस्ट। अब अगर ये व्यक्ति के संबंध में है तो इसका मतलब है वो गोस्ट के पास चला गया, यानी टू डाई, वो मर गए। लेकिन अगर कोई मशीन है तो इसका मतलब उसने फंक्शन करना बंद कर दिया और वो खराब हो गई। तो मनुष्य के संबंध में, ह्यूमन बीइंग के संबंध में गिव अप द गोस्ट का मतलब गोस्ट के पास चले जाना, यानी कहने का मतलब मर जाना। और अगर कोई मशीन है तो स्टॉप वर्किंग, स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई काम को करना उसको रोक देना, या वर्किंग, मशीन जैसी कोई चीज है तो वो वर्किंग करना बंद कर दे, cease functioning, then that is called that it has given the ghost। next है give vent to their feelings। देखिए स्टूडेंट, वेंट का मतलब क्या होता है? आपने एसी देखी है, एयर कंडीशनर, तो जहां से ठंडी हवा आती है वो उसका वेंट है। जिस भी जगह से कोई चीज बाहर निकले वो उसका वेंट होता है। जैसे ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है, वोल्केनो आपने देखा है, वहां से जो लावा निकलता है वो उसका वेंट है। इसी से वेंटिलेटर वर्ड बना है। तो वेंट का मतलब हो गया निकास, निकासी, निकालना, आउटिंग देना। तो निकासी। अब देखिए इस बात को समझिए, गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स, यहां देयर की जगह कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, और फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं। अब देखो, भावनाओं की निकासी करना, आप खुश हुए, हुर्रे ऐसे कहकर आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की, आप दुखी हुए, आंखों से आंसू निकले, ये सब क्या है? यू आर गिविंग वेंट टू योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। तो इसका मतलब टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, स्पेशली एंगर, स्ट्रांगली, गुस्से को या निराशा को, हताशा को बड़े स्ट्रॉन्ग वे से प्रेजेंट करने को हम कह सकते हैं गिव वेंट टू वंस फीलिंग्स। फीलिंग्स की निकासी करना, अपनी जो गुस्से की, निराशा की, डिप्रेशन की जो फीलिंग्स है उसको बाहर निकालना स्ट्रांगली, दैट इज कॉल्ड गिव वेंट टू वंस फीलिंग्स। नेक्स्ट इज गो बनाना। जी हाँ स्टूडेंट, गो बनाना का जो इडियम है, इसकी अगर आप एटिमोलॉजिकली अगर इसकी ओरिजिन पे जाएंगे तो ये गिव बनाना टू मंकी से, ऐसे माना जाता है कि जब मंकी को बनाना मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। यही बिहेवियर जब ह्यूमन बीइंग करता है तो गो बनाना, गो मैड के सेंस में है ये, बिकम वेरी एंग्री, एक्ट क्रेजीली, यानी उन्मादी की तरह, पागलों के जैसा, उन्मादी या पागलपन के बिहेव करने को हम कह सकते हैं, पागलपन का व्यवहार करने को हम कह सकते हैं गो बनाना। जी हाँ स्टूडेंट, बिकम वेरी एंग्री, एक्ट क्रेजीली, दैट इज कॉल्ड गो बनाना। तो स्टूडेंट, गेट द फ्लैग का मतलब से लेकर गो बनाना तक के मतलब को आप समझे होंगे।
इडियम्स में ये सबसे जरूरी है कि उनके एक एक वर्ड का जो की वर्ड होता है, अगर आप उनको समझ लेंगे, जैसे फ्लैग का मतलब अगर बुलेट्स और फायरिंग अगर आप समझ लेंगे तो गेट द फ्लैग यानी फायरिंग प्राप्त करना, तो क्रिटिसिज्म के आलोचना से रिलेटेड हो गया। गिल्ड द पिल में गिल्ड और पिल दोनों का मीनिंग आप समझ लिया। गिल्ड का मतलब कवर एनीथिंग विद गोल्ड होता है, और पिल का मतलब टैबलेट जैसी कोई चीज होती है जो कड़वी लगती है, उसको कवर कर दिया तो इसका मतलब एक बुरी चीज को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत कर दिया। तो आप इन सारे इडियम्स को इजीली समझ सकते हो। स्टूडेंट, ये के कल्प इंग्लिश एकेडमी का ये एक पहला प्रयास है जिसमें हम आपके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो अपने कमेंट्स जरूर इस वीडियो के साथ दें, और साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो वो भी हमसे शेयर करें। हम उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे जिससे विद्यार्थियों को अपने एग्जाम में निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रोवर्ब्स, जी हाँ, कहावतें, लोकोक्तियां। प्रोवर्ब्स वो अपने आप में पूरे सेंटेंस होते हैं, जबकि इडियम्स जो है वो एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं। तो पहली प्रोवर्ब, पहली लोकोक्ति है, कहावत है, वो देखते हैं क्या है। प्रोवर्ब्स में बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो लड़के ही रहेंगे। तो स्टूडेंट, बॉयज विल बी बॉयज कब कहा जाता है? ये तब कहा जाता है जब हम लड़कों के एनर्जेटिक बिहेवियर को या एनर्जी से भरे हुए बिहेवियर को या उनकी कुछ बुरी बातों को भी इस रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये उनकी गलती नहीं है, ये उनके जेंडर से रिलेटेड गलती है, तो उसको कहते हैं बॉयज विल बी बॉयज। आपने एक सीरीज देखी होगी, अगर आप मनोरंजन के हिसाब से भी आपको कह देता हूं कि मैन विल बी मैन, ये आपने कई बार ऐड भी देखे होंगे और YouTube पे भी आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। जब कभी आपके एग्जाम हो जाए तो फनी वीडियोस है, जरूर देखना। तो बॉयज विल बी बॉयज का मतलब हुआ लड़के तो लड़के ही रहेंगे। लेकिन आजकल भाई अपनी छोर या क्या छोरों से कम है, तो थोड़ा ध्यान से। बॉयज विल बी बॉयज का मतलब हुआ इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रेजिग्नेशन, कि क्या करें, इन पर कोई कंट्रोल नहीं, ऐसे ही करेंगे। एंड और इवन एनकरेजमेंट ऑफ द बैड बिहेवियर ऑफ बॉयज, कई बार उनके बुरे व्यवहार को भी एक स्वीकृति देने के लिए ये कहा जाता है बॉयज विल बी बॉयज, इमेजिनिंग इट टू बी एन इनएविटेबल कंसेक्वेंस। जी हाँ, इसका ये जो कहावत है, ये जो प्रोवर्ब है, इसका यूज किया जाता है रेजिग्नेशन, स्वीकृति या हताशा, हार मानने के सेंस में, और इवन एनकरेजमेंट या बढ़ावा देने के लिए टू बैड बिहेवियर ऑफ बॉयज, लड़कों के बुरे व्यवहार को भी एक स्वीकृति देने के लिए, यह मानते हुए कि ये इनएविटेबल है, इसको टाला नहीं जा सकता, टालना नहीं संभव है इसको, तो ऐसे टाला नहीं जा सकता क्योंकि ये देयर जेंडर, ये उनके पुरुष होने के कारण, ये उनके बॉयज होने के कारण उनके अंदर आ रहा है, उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, तो बॉयज विल बी बॉयज ये कहा जाता है। नेक्स्ट है बिल्ड अ बेटर माउस ट्रैप। जी हाँ स्टूडेंट, बिल्ड अ बेटर माउस ट्रैप का मतलब क्या है कि माउस ट्रैप किसको कहते हैं? चूहेदानी को कहते हैं, जिसमें चूहे को फंसाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, चूहेदानी को हर बार बेटर करने की जरूरत है, उसमें कुछ बेटर रखने की जरूरत है, लालच बढ़ाने की जरूरत है, ताकि चूहे उसमें फंसते रहें। इस चीज का उसको और बेहतर करने से मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी अब संसाधन है हम उसको बेटर करते रहे, हमने जितनी तैयारी की उसको और बेटर करें, हमने जितने अच्छे क्वेश्चंस एक्सरसाइज निकाले उसका और भी अच्छा जो अगला लेवल है उसको निकाले, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेटजी जो है स्टूडेंट्स वो बहुत जरूरी है। और स्ट्रेटजी क्या चीज होती है? स्ट्रेटजी को इंप्रूव ना किए बिना ना केवल हमें हार का सामना करना पड़ेगा, बल्कि जो पछतावा होगा वो फिर हम कह सकते हैं कि उसके लिए शब्द नहीं होंगे। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी को, अपने नॉलेज को शार्प करते रहिए। इस संबंध में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, छोटी सी स्टोरी है बिल्ड अ बेटर माउस ट्रैप में। देखिए, एक बार एक कैप सेलर था, वो टोपियां बेचता था और टोपी बेचने के लिए वो इधर से उधर जाता था।
कभी इस गांव चला गया, कभी उस गांव, कभी इस ढाणी, कभी उस ढाणी। तो उस एक दिन क्या हुआ कि वो एक जंगल से गुजर रहा था और जंगल से गुजरते गुजरते उसको नींद आने लग गई। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सो गया। उसकी जो गठरी थी जिसमें टोपियां थी वो उसने गठरी पास में रख ली। थोड़ी देर बाद आफ्टर ए नैप जब वो जागा तो उसने देखा कि अरे गठरी तो खाली है और जो टोपियां थी वो आसपास के बंदर, उसने पेड़ों पर देखा, इधर उधर देखा तो बंदर दिखे और बंदर ने टोपियां पहन रखी थी। उसने सोचा ओहो ये क्या हुआ, और उसे याद आया कि एक बार उसके दादाजी भी थे जिन्होंने उसे एक स्टोरी बताई थी, सेम यही स्टोरी उनके साथ भी हुई थी जिसमें उनकी टोपियों को बंदर ले गए थे। और उसको याद आया कि कैसे उन्होंने बंदर के नकलची स्वभाव का फायदा उठाया और कैसे अपनी टोपी फेंक कर बंदरों ने भी उस वैसा ही कि अपनी टोपी फेंक दी और उन्होंने वो टोपियां कलेक्ट की और अपनी गठरी बांधकर वहां से चलते बने। उसको ये बात याद आई कि अरे हाँ दादाजी ने तो ऐसे किया था, मैं भी ऐसा करता हूं। तो उसने क्या किया, उसने देखा उसके सर की टोपी तो वैसे ही पड़ी थी, तो उसने एक दो ऐसे नकल की, तो कुछ एक्टिविटी की, बंदरों ने भी उसकी नकल की। तो उसने अपनी टोपी ऐसे उतारी, ऐसे घुमाई तो बंदरों ने भी घुमाई और उसने अपनी टोपी फेंक दी ग्राउंड पर। तो इतने में जो पेड़ों पर बंदर बैठे थे उनमें से एक बंदर जिसकी टोपी नहीं पहनी थी वो जल्दी से नीचे उतरा, उसने वो टोपी उठाई और पहन ली और पेड़ पर चला गया। फिर सारे बंदर हंसने लगे। तब बंदरों का सरदार बोला, बेटा तेरे ही दादाजी ने ये कहावत या स्टोरी ने तुझे नहीं सुनाई थी? हमारे दादाजी भी हमें ये कहानी सुना के गए थे, इसलिए हमने तो अपनी स्ट्रेटजी में चेंज कर लिया, तुम अपनी स्ट्रेटजी में चेंज नहीं कर सके तो अब ये टोपी जो तुम्हारे सर पर थी वो भी चली गई। तो स्टूडेंट्स उस बंदर, जब बंदर अपनी स्ट्रेटजी में चेंज कर सकते हैं अपनी दादा की कहानी से, तो हम तो इंसान है और हमारे साथ तो रोज होता है। कितने एग्जाम्स हम देखते हैं, टफ पेपर आते हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी अच्छी हो, हमारी तैयारी अच्छी हो तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इसी स्ट्रेटेजी के पैनेपन को बरकरार रखने के लिए कल्प इंग्लिश एकेडमी आपके साथ हमेशा कुछ ऐसी शेयर चीजें करता रहेगा, कुछ ऐसी बातें शेयर करेगा जिससे एग्जाम में आपको हेल्प मिले। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, बिल्ड अ बेटर माउस ट्रैप। जी हाँ, चूहेदानी, बढ़िया चूहेदानी बनाना, मीनिंग मेक एन इंप्रूवमेंट टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। यानी जो आपके पास सर्विस है, जो आपके पास इंप्रूवमेंट करने के लायक चीज है, जो एग्जिस्ट करने वाले प्रोडक्ट और सर्विस है, उसमें सुधार करना। क्योंकि अगर आपने सुधार नहीं किया तो आपको पता है नोकिया जिसका 90% मार्केट शेयर था फोन पे, उन्होंने एंड्रॉइड फोन के स्पेशलाइजेशन को नहीं समझा, नब्ज को नहीं समझ पाए और नोकिया आज मार्केट में बहुत पिछड़ी हुई कंपनी रहने बन गई। कोडैक जो कभी कैमरा फोन नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी, लेकिन वो रील के फोन से कैमरा डिजिटल फोन की उस स्पीड को समझ नहीं पाई और फेल हो गई। इसलिए आप चाहे कितने भी बड़े हो, अगर आप इफ यू डोंट बिल्ड अ बेटर माउस ट्रैप देन यू विल फेल। तो इसलिए मेक एन इंप्रूवमेंट टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस, अपनी जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसमें सुधार करते रहिए। केयर किल्स द कैट, एलिट्रेशन का अच्छा एग्जांपल है। केयर किल्स द कैट, यानी चिंता जो है वो बिल्ली को मार देती है। यहां बिल्ली कौन है? यहां बिल्ली हम हैं। चिंता, चिंता के कारण, केयर का मतलब यहां पर वरी से है, चिंता से है, यानी चिंता जो है वो बिल्ली को मार देती है। वरिंग अबाउट एनीथिंग ओनली हार्म अस। इसीलिए रहीम जी ने कहा कि चिता रहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। यानी कहने का मतलब है कि जो चिंता है वो चिता से भी खतरनाक है। चिता में तो आदमी मरने के बाद जलाया जाता है, चिंता तो दिन रात आदमी को जलाती है। इसलिए स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान रखिए कि जीवन में आपने अच्छी मेहनत की, उसके बाद चिंता आप मत करो, चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि अगर आपने अच्छी मेहनत कर ली तो उसके बाद चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। आपको अभी एग्जाम तक चिंता करनी है। चिंता का मतलब एक केयर करनी है, ध्यान रखना है कि हमें बेटर स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम देना है।
दिन रात चिंता नहीं करनी, क्या पता मेरा होगा कि नहीं होगा, हे भगवान उसने तो ये गाइड भी पढ़ ली, वो गाइड भी पढ़ ली, मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं है, मैं कब करूंगी, ये दिन भी चला गया, न्यू ईयर के दिन सोचा था वो भी चला। नहीं, ये चिंता नहीं करनी, अपने को एक्ट काम करना है। इसलिए क्योंकि केयर इज द कैट, चिंता जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, केवल इस टाइम के लिए नहीं, एग्जाम में भी उसका कोई फायदा नहीं होता और साथ ही साथ आगे भी जाकर उसका नुकसान होता है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं प्रोवर्ब के दूसरे पेज पर। चैरिटी बिगिंस एट होम। जी हाँ स्टूडेंट, चैरिटी का मतलब दान होता है, दान या गुड फीलिंग्स होती है। बिगिंस एट होम यानी कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत जो है वो घर से करनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि बच्चों को, दुनिया में बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उनका अच्छा भरण पोषण हो, तो शुरुआत अपने घर के बच्चों से करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है अच्छे काम की शुरुआत घर से करनी चाहिए, वो कोई सा भी अच्छा काम हो। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के लोग भले बने तो पहले खुद से और परिवार से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। आप चाहते हो दुनिया में दहेज नाम की कोई चीज ना रहे तो शुरुआत खुद से करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस ओन फैमिली बिफोर केयरिंग फॉर अदर्स। दूसरों के बारे में चिंता करने से पहले वन शुड टेक केयर ऑफ वंस ओन, वे हर व्यक्ति को पहले स्वयं से सुधार करना चाहिए। सुधार की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए, स्वयं से सुधार शुरू करना चाहिए। इसी को कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। खुद से और खुद के परिवार से किसी सुधार की शुरुआत होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यानी स्टूडेंट देखिए, क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है? सफाई या स्वच्छता, सफाई या स्वच्छता। और वो गॉडलीनेस का मतलब दैवीय कृपा, दैवीयता होती है। सफाई अपने आप में एक दैवीय शक्ति होती है। अब यहाँ पर फिजिकल सफाई भी है, कमरे की, घर की, बर्तनों की, अपने आसपास की, लेकिन साथ ही साथ खुद के मन की, अपने विचारों की, अपने कार्यों की। और वही सफाई आपको क्लीनलीनेस कहां तक ले जाती है? गॉडलीनेस, दैवीयता का एहसास करवाती है। यानी दोज हु आर प्योर एंड होलसम, जो लोग अपने मन और वाणी आत्मा से शुद्ध है, निश्चित रूप से आर क्लोज टू गॉड, वो ईश्वर के समीप होते हैं। मतलब गॉड उन्हीं को लव करता है जो पायस होते हैं, प्योर होते हैं, जिनके हार्ट में प्योरिटी होती है, जो मैलिग्निटी नहीं होती, दुर्भावना नहीं होती, इल विल नहीं होती, जिनके मन में पायसनेस होती है। तो क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई या स्वच्छता जो है वो दैवीयता की निशानी होती है। इसलिए अनेक ना केवल बाहर की सफाई बल्कि अपने हार्ट, अपनी वर्ड्स और अपने आइडियाज की सफाई भी जो है वो हमें गॉडलीनेस तक ले जाती है। नेक्स्ट है क्लोथ्स डोंट मेक द मैन। जी हाँ स्टूडेंट, बहुत ध्यान देने वाली बात है। हम जहां तक किसी आदमी को अच्छा बनाते हैं, उसके बाहरी कपड़े, उसके सूट बूट को देखकर हम उसको अच्छा या बुरा आदमी मानते। कोई फटे हाल भी है तो हम कहते हैं फालतू आदमी है, बेकार आदमी, भिखारी टाइप का। किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने के हम कहते बड़े ब्रांडेड आदमी, एकदम शानदार आदमी। लेकिन ये कह रहा है क्लोथ्स डोंट मेक द मैन, यानी जो कपड़े हैं, जो आउटर अपीयरेंस है, वो किसी आदमी का सही व्यक्तित्व नहीं होता है। जरूरी नहीं जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे हो वो भी आदमी अच्छा हो, और जिसके कपड़े अच्छे ना हो, साधारण हो, वो बहुत ही खराब टाइप का या सामान्य आदमी हो। जरूरी नहीं, वो बहुत अद्भुत आदमी हो सकता है। तो क्लोथ्स डोंट मेक द मैन। आप लाल बहादुर शास्त्री को, स्वामी विवेकानंद को, इनके व्यक्तित्व को आप देखेंगे तो इन लोगों ने बहुत साधारण कपड़े अपने जीवन में पहने। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी मैं यहाँ लेना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत साधारण जीवन जिया लेकिन वो असाधारण विभूतियां थी। तो यानी कहने का मतलब क्लॉथ्स डोंट मेक ए नॉइज, मेक द मैन। स्टूडेंट, जिस तरीके से हम कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जैसे आप किसी बुक को उसके कवर से जज मत कीजिए, उसके अंदर क्या लिखा है कवर से नहीं होता। कवर अट्रैक्टिव हो सकता है और बुक के अंदर कंटेंट कुछ ना हो, लेकिन हो सकता है बुक का कवर एकदम नॉर्मल हो और अंदर बहुत ही शानदार कोई कंटेंट दिया हुआ हो। तो उसी तरह क्लॉथ्स डोंट मेक द मैन, अ पर्सन्स कैरेक्टर
can't be judged by his or her clothing. उसके कपड़ों से किसी व्यक्ति के कैरेक्टर का निर्धारण, चरित्र का निर्धारण नहीं किया जा सकता। एंड आउटवर्ड अपीयरेंस, बाहरी उसकी अपीयरेंस क्या है, बाहर से कैसा दिखता है, बाहरी पहनावे से उसके व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का जो है वो आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, पता नहीं कैसा कपड़ा पहने हुए व्यक्ति अंदर से कैसा हो। इसलिए ये जो प्रोवर्ब्स है वो पीढ़ियों का निचोड़ होती है, ये सेंस होता है जीवन का। तो डोंट जज ए पर्सन बाय हिज क्लोथ्स, क्लोथ्स डोंट मेक द मैन। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने देखा कि हमने कल्प इंग्लिश एकेडमी के इस डे फर्स्ट के इस वीडियो में स्टेप 1 में हमने फ्रेजल वर्ब्स को किया, हमने इडियम्स को किया, प्रोवर्ब्स को किया। तो स्टूडेंट ये बहुत वन वर्ड्स को किया, तो ये बहुत जरूरी है कि एक बार हम इन वीडियोस को ध्यान से देखें। आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, तो अपना पॉजिटिव फीडबैक दें। अगर आपको लगता है कोई चीज समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप जरूर अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं, जिससे आई विल मेक अ बेटर माउस ट्रैप। मैं निश्चित रूप से अपनी टेक्निक में कुछ और सुधार करेंगे। इसी तरह जुड़े रहिए कल्प इंग्लिश एकेडमी से। निश्चित रूप से आगे आने वाले सेशन में हम आपके लिए प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी सीरीज लेके आएंगे। निश्चित रूप से फिर आपको, अगर आपने अम्नी का ऐप ले रखा है तो निश्चित रूप से आपने उसमें से सारी पढ़ाई कर ली होगी, कुछ और आपको देखने की जरूरत नहीं है। हम कल्प इंग्लिश एकेडमी के माध्यम से आपको एग्जाम के उस शिखर तक ले जाएंगे। थैंक यू। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा हमें आपकी मेहनत पर विश्वास है, खुद की मेहनत पर विश्वास है। चैनल को अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।